आज की वीडियो में हम पार्टनरशिप डीड की थ्योरी और उसकी ड्राफ्टिंग देखेंगे। हे एवरीवन, दिस इज़ गौरव, वेलकम टू कुरंत एजुकेशन। सबसे पहले हम समझते हैं पार्टनरशिप होती क्या है। उसको बताया गया है सेक्शन 4 और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस का प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट के अंदर हम लॉस भी इंक्लूड कर रहे हैं, और बिजनेस को रन कर रहे हैं, सारे के सारे पर्सन मिलकर दो या दो से ज़्यादा मिलकर रन भी कर रहे हैं, या उनमें से एक पर्सन उस बिज़नेस को रन कर रहा है, इस तरीके की को हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे। फिर एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं एक पार्टनरशिप के अंदर। हमने कहा एक एग्रीमेंट होना चाहिए पर्सन के बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात होनी चाहिए, प्रॉफिट में फ्लोस भी इंक्लूड है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस की बात होनी चाहिए, कौन बिजनेस को मैनेज करेगा, सारे भी मैनेज करेंगे या एक पर्सन मैनेज करेगा, एक या एक से ज़्यादा मिलकर मैनेज करेंगे, वो इस तरह के म्यूचुअल एजेंसी कहेंगे। और ये जो थर्ड एलिमेंट है, जो म्यूचुअल एजेंसी वाला एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है, डिस्टिंग्विश करता है एक पार्टनरशिप को किससे, अदर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप से। एक जो पार्टनर होता है ना, हम ये नहीं कह सकते वो केवल एजेंट है किसका, फर्म का, नहीं, वो एजेंट एक्ट एज ए एजेंट काम भी करेगा अदर पार्टनर के लिए। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि एक पार्टनर बाइंड होता है दूसरे पार्टनर के लिए भी। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने तरह की होती है, मेनली दो तरह की होती है। पहली है पर्टिकुलर पार्टनरशिप और दूसरी है पार्टनरशिप एट विल। जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है ना, दो या दो पर्सन आते हैं मिलके बिजनेस की, कहते हैं कि हम बिज़नेस करते हैं, एक पर्टिकुलर बिजनेस करते हैं, या अंडरटेकिंग यानी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करता है। इस तरह की जो भी पार्टनरशिप होती है उसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलोगे। पार्टनरशिप एट विल ये क्या है, जनरली क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर क्या होएगा, ड्यूरेशन होगी, कितने टाइम तक आप ये पार्टनरशिप को रन कर रहे हो, या फिर डिटर्मिनेशन की बात होगी, किस तरीके से इसको हम पार्टनरशिप को टर्मिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, उसकी बात होगी। अगर इस तरह की प्रोविज़न नहीं है ना किसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, उस पार्टनरशिप को आप कहोगे पार्टनरशिप एट विल। वो कैन बी अ पार्टनर। पार्टनर कौन कौन बन सकता है, जो नेचुरल और लीगल पर्सन होगा और जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा वही पार्टनर बन सकता है। एक फर्म और एचयूएफ कभी भी पार्टनर नहीं बन सकते क्योंकि वो एक लीगल पर्सन नहीं है। अब करता है एचयूएफ का, जो करता है वो किसी स्ट्रेंजर के साथ मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म कर सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसके फैमिली मेम्बर हैं वो भी पार्टनर बन जाएंगे इप्सो फैक्टो। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, जनरली बात करें कभी भी माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, एक्सेप्शन अगर सारे के सारे पार्टनर अपनी कंसेंट दे दें और इस बात के लिए भी एडमिट कर दें कि जो पार्टनर माइनर जो पार्टनर बनने जा रहा है वो ओनली शेयर करेगा बेनिफिट, जो पार्टनरशिप में जो बेनिफिट अराइज होगा उसमें ही वो शेयर करता है, उसको ही वो बेनिफिट मिलेगा उसमें। फिर उसके बाद है, हमने कहा कि जो माइनर है वो शेयर तो मिलेगा प्रॉफिट में, वो कभी भी लाइबल नहीं होगा किसी भी लॉस के लिए, ना ही उसकी पर्सनली लाइबिलिटी किसी भी लॉस के लिए कभी भी पर्सनली वो लाइबल नहीं होगा। और जैसे ही जो हमारा माइनर है मेजोरिटी को अटेन कर लेता है तो विद इन 6 मंथ, या फिर जैसे उसको नॉलेज हो जाती है कि वो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, जो भी उसमें बाद में होगा तो वो चूज़ कर सकता है कि वो पार्टनर बनना चाहता है उस फर्म के अंदर या नहीं। पार्टनर क्या हो, डोरमेंट भी हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, ये डिपेंड करेगा पार्टीज़ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस पर। दोनों पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर मिलकर एक नई पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, और पार्टनरशिप फर्म में भी मेंबर बन सकती है, किसकी मेंबर बन सकती है, जो सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 की है उसकी। अब आता है जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट रहता है किस तरीके से बना सकते हो, आप ओरली भी बना सकते हो और रिटर्न भी बना सकते हो, बट बेस्ट यही रहेगा कि आप उसको रिटर्न में लिखो, एग्रीमेंट को रिटर्न में बनाया जाए। क्यों, अगर आप कोई भी डिस्प्यूट, फ्यूचर की जो भी डिस्प्यूट को अवॉइड करना चाहते हो वो तो, और जो टर्म एंड कंडीशन जो रिटर्न में लिखी जाएंगी वो कौन कौन से उससे हैं, आपको पहले तो नेम लिखना पड़ेगा, फर्म का नाम क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, ड्यूरेशन के बारे में बताना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयर और लॉस शेयर के बारे में, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में, इनिशियल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, विड्रॉल कैसे कर सकते हैं पार्टनर्स अपना, और
प्रोविज़न क्या होंगे, नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं तो उसका, और कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उसको किस तरीके से रिजोल्व किया जाएगा उसके बारे में। इन सारी कंडीशन के अंदर अलावा और भी कुछ कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन आप जानना चाहते हो वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर को किस तरीके से लाया जाता है, 3 चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहले क्या है, आप जो एग्रीमेंट बना हुआ है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना हुआ है, क्या उसके अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न है, पहले तो उसको ध्यान रखो। फिर देखो कोई माइनर के रिगार्डिंग कोई प्रोविज़न है, उसके बारे में ध्यान रखो। और तीसरा ये है कि सारे पार्टनर की जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उसकी कंसेंट आ जाए। ये 3 कंडीशन फुलफिल कर दो ना, आप नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या इन 3 कंडीशन को ध्यान में रख लो ना, न्यू पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब जो इनकमिंग पार्टनर होगा, नया जो पार्टनर आएगा, वो पीछे कोई भी डेप्ट होंगे उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा, बट चाहे तो वो लाइबल बनना चाहे तो बन सकता है। कब, वो एक एग्रीमेंट बनने, नोवेशन एग्रीमेंट बना ले किन के बीच में, जो क्रेडिटर है ऑफ द फर्म है उसके, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी, और जो इनकमिंग खुद जो आ रहा है उनके, तीनों के बीच में अगर एक एग्रीमेंट बन जाए कि ये पार्टनर जो पिछले इसके आने से पहले कोई भी डेप्ट है, जो भी लाइबिलिटी है, उसके लिए ये भी लाइबल होगा, तो ऐसा हो सकता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कि एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो सकता है सीधा, अगर कंसेंट दे दे अपने सारे पार्टनर्स को, रिटायर होना चाहता हो जा। अगर एग्रीमेंट के अंदर इस तरीके का कोई टर्म्स या कंडीशन डाल रखी है और वो नोटिस दे देता है अदर पार्टनर को, रिटायर हो सकता है। अगर पार्टनरशिप एट विल है और राइटिंग में नोटिस दे देता है अदर पार्टनर को, तब भी वो रिटायर हो सकता है। और जो आउटगोइंग पार्टनर है वो ये नहीं सोचेगा कि जैसे मैं रिटायर हुआ, जो भी मैंने पीछे, जो भी मेरे पर लाइबिलिटी है या डेप्ट है, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म से वो रिटायर हो चुका है, निकल चुका है, और वो पार्टनर नहीं ना, फिर भी रहेगा। बट अगर नोवेशन एग्रीमेंट बना दिया जाए तब वो इस लाइबिलिटी से बच सकता है। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, क्या पार्टनर को हटाया जा सकता है? जनरली बात करें, पार्टनर को नहीं हटाया जा सकता, बट अगर 3 कंडीशन फुलफिल कर दी जाए ना, तो पार्टनर को हटाया जा सकता है। पहली, जो ये एक्सपल्शन की पावर होनी चाहिए एग्रीमेंट के अंदर, और इस पावर को एक्सरसाइज किया जाना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स के द्वारा। और ये जो पावर एक्सरसाइज की जा रही है वो गुड फेथ में होनी चाहिए। अब गुड फेथ का मतलब क्या है? नोटिस दो उसको, अपॉर्चुनिटी बीइंग हार्ड दो, और जो ये काम कर रहे हो ना वो पार्टनरशिप के फेवर में हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म के फेवर में काम हो रहा है। इसलिए नॉमिनेशन ऑफ सक्सेसर, इसमें ये क्या आता है कि ना, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर वो रिटायर हो जाता है, निकल जाता है इस से, तो उसके पास, उसके नॉमिनी के पास राइट होगा कि वो एज अ पार्टनर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता है, यानी एडमिट, डिक्लेयर और एडमिट कर सकता है एज अ पार्टनर का। बट ये जो नॉमिनेशन सक्सेसर वाला जो पॉइंट है ना, वो काम नहीं आता किस केस में? अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में 2 ही पार्टनर है। ऑब्वियस बात है, अगर 2 पार्टनर है, एक चला गया, पार्टनरशिप फर्म ही खत्म होगी। कहाँ तुम एडमिट करोगे, कहाँ तुम डिक्लेयर करोगे मैं पार्टनर हूँ उस फर्म का? फिर आता है परचेज ऑफ बिजनेस बाय पार्टनर, क्या एक पार्टनर के द्वारा जो बिजनेस है उसको परचेज किया जा सकता है? अगर पार्टनरशिप क्या हो रही है, डिसोल्व हो चुकी है, बिजनेस क्या हुआ है, वाइंड अप हो चुका है, एसेट सारी वैल्यूड हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तब क्या होगा? हर पार्टनर के पास राइट होता है कि वो उस एसेट्स को क्या कर सकता है कि ना, वैल्यूड करें, जो भी लाइबिलिटीज़ बन रही है, डेब्ट्स बनते हैं, उनको पे ऑफ करके अपना बिजनेस ले ले, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, सिर्फ सरप्लस है जिसको चलाना है वो चला लें। फिर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप फर्म को किस तरीके से रिजोल्व किया जाए? 2 तरीके से रिजोल्व कर सकता है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। पहले विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट देखते हैं कि कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के बिना अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए, सारे के सारे पार्टनर कहते हैं कि बंद करो, कर दो जी। अगर सारे के सारे पार्टनर एक्सेप्ट वन इंसॉल्वेंट बन जाए तब, और जो बिज़नेस है, जो पार्टनरशिप फर्म जो बिज़नेस कर रही थी वो इलीगल हो गया, चाहे कोई भी रीज़न रहा हो, चेंज ऑफ लॉ रहा हो, कुछ किसी रीज़न से भी रहा हो, तब, और नोटिस देकर, अगर पार्टनरशिप एट विल पर है और
क्या कर सकता है पार्टनर, क्या करेगा कि जी इस बिजनेस को बंद करो, नोटिस दे दे, तो ये बंद हो जाएगा। अब इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट कब इंटरवेंट करके एक पार्टनरशिप फर्म को बंद करवा सकती है? अगर सारे पार्टनर्स क्या बन जाए, अनसाउंड माइंड बन जाए, या जो पार्टनर है ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते, या मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर्स की वजह से बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, या फिर जो मेन बिजनेस था उसको ही ट्रांसफ़र कर दिया और बिजनेस जो किया जा रहा है वो लॉस में किया जा रहा है, बंद कर दो। फिर उसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। सेक्शन 58 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है रजिस्ट्रेशन, एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, बट इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। अगर आपने एक पार्टनरशिप फर्म को अनरजिस्टर्ड रख रखा है, रजिस्टर नहीं करा रखा, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि अनरजिस्टर्ड फर्म ना कभी भी ना अपनी दो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में जो भी क्लेम्स होंगे, राइट्स होंगे, उसको एनफोर्स नहीं कर सकती लीगली। लिखा हुआ है कैन नॉट एनफोर्स द राइट और क्लेम अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। अगर वो जो फर्म है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेती है केस स्टार्ट होने से पहले, तो वो अपना राइट होगा, क्लेम होगा, उसको परफेक्टली मेंटेन होगा, यानी उसको एनफोर्स करवा सकते कम्प्लीटली। हमने ये देखा कि पार्टनरशिप डीड को रजिस्ट्रेशन करवाओ या ना करवाओ ये ज़रूरी नहीं है, बट अगर डीड रिजोल्यूशन की बन रही है उस केस में और इमोरल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज़ या उससे ज़्यादा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अंडर द इनकम टैक्स फ्लो, एक रजिस्ट्रेशन होता है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, ये और इनकम टैक्स के अंदर अलग से होता है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। उस रूल 22 क्या कहता है कि आप जो एप्लीकेशन दोगे पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाने के लिए, उसके अंदर एग्रीमेंट होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा, साथ के साथ आप पूरी डिटेल दोगे किस तरीके से आप प्रॉफिट और लॉस को शेयर करोगे, और इस रजिस्ट्रेशन को एवरी ईयर रिन्यू करवाना पड़ेगा अंडर द ऑर्डर ऑफ कंसर्न इनकम टैक्स ऑफिसर के। स्टैम्प ड्यूटी और पार्टनरशिप डीड दी जाएगी एज पर इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899। अटेस्टेशन करवाना जरूरी है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, चाहो तो करवाओ चाहे अटेस्टेशन ना करवाओ, करवाओगे तो कम से कम 2 विटनेस लगेंगे।